नमस्कार, मैं हूं N24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो एलन मस्क को ट्रंप से लड़ाई का पछतावा है। ट्रंप ने मस्क को सरकारी ठेके खत्म करने की धमकी दी है। राजा रघुवंशी की मां को गले लगाकर रोया सोनम रघुवंशी का भाई, कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिले। हाउसफुल 5 में 5 दिन में 111.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी जंग अब नया मोड़ लेती दिख रही है। मस्क को अब ट्रंप से लड़ाई का अफसोस हो रहा है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर ट्रंप को लेकर की गई अपने कुछ पोस्टों पर अफसोस जताते हुए कहा कि मुझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पिछले हफ्ते की गई कुछ पोस्टों पर अफसोस है, जो हद से आगे निकल गई थी। मस्क का यह यू टर्न ऐसे समय पर आया है जब पिछले कुछ दिनों से दोनों दिग्गज एक दूसरे पर खुलकर हमला कर रहे हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ मस्क ने ट्रंप की बहुचर्चित टैक्स और खर्च संबंधी योजना वन बिग ब्यूटीफुल बिल को घृणित अपमान बताया था, जिससे अमेरिका पर $3 ट्रिलियन तक का अतिरिक्त कर्ज चढ़ने का अनुमान है। इसके बाद ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि एलन बोरिंग हो चुका है। मैंने उससे खुद कहा कि बाहर निकलो और फिर वो पागल हो गया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मस्क ने उनके खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स को समर्थन दिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बात यही नहीं रुकी। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग कर डाली और एक ट्वीट में यह तक कह डाला कि ट्रंप का नाम जेफरी एपस्टीन केस फाइल्स में भी है। हालांकि बाद में मस्क ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लगातार कई पोस्ट के जरिए मस्क को जवाब दिया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एलन मेरे खिलाफ गया, लेकिन उसे यह पहले ही कर लेना चाहिए था। उसे बिल की जानकारी पहले से थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों को दी जा रही सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी भी दे डाली। उन्होंने लिखा कि हमारे बजट में सबसे आसान बचत का तरीका है एलन को दिए जा रहे सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करना। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि बाइडेन ने यह कदम क्यों नहीं उठाया। गौरतलब है कि मस्क ने ट्रंप के 2024 के चुनावी अभियान में करीब $288 मिलियन का योगदान दिया था और कई चुनावी रैलियों में भी दिखाई दिए थे। उन्होंने ट्रंप के प्रशासन और संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना का नेतृत्व भी संभाला था, लेकिन ओबीबी बिल पर मतभेद के बाद उन्होंने ट्रंप के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि मस्क ने पछतावे की बात कही। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप और मस्क की टक्कर कहां जाके पहुंचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया है, तब से लगातार ये ओवर विजय चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल की सेल्फी दिल्ली में खूब ली जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इसकी ऊंचाई 359 मीटर और ये 1315 मीटर लंबा है। स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। जब से इसका उद्घाटन हुआ है, चारों ओर इसी के चर्चे हो रहे हैं। चिनाब रेल ब्रिज का हूबहू मॉडल चमचमाता हुआ, जिसके ऊपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, नीचे नदी बह रही है। ये मॉडल रखा हुआ है दिल्ली स्थित नेशनल रेल म्यूजियम में। इसकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि यहाँ आने वाले इसकी सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस मॉडल को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। सेल्फी लेने वालों की मॉडल के पास भीड़ लग गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल रेल म्यूजियम में चिनाब रेल ब्रिज का खूबसूरत सा मॉडल रखा हुआ है। ये मॉडल रखा है और यहाँ पर बने हुए ऑडिटोरियम के अंदर जब आप इसके म्यूजियम ऑडिटोरियम में जाएंगे तो आपको पहला ऑडिटोरियम छोड़कर दूसरे ऑडिटोरियम में अपने बाईं ओर चिनाब रेल ब्रिज का खूबसूरत सा चमचमाता हुआ मॉडल नजर आएगा। इस रेल ब्रिज का क्रेज लोगों में देखते ही बन रहा है। जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पर चिनाब रेल ब्रिज का मॉडल रखा हुआ है, बड़े बच्चे बुजुर्ग और जवान सभी इसके पास सेल्फी ले रहे हैं और इस मॉडल के वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि फोटो खींचने वालों की लाइन लग गई है। सभी के बीच ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है।
पूरे म्यूजियम में दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। खास बात यह कि इस रेल ब्रिज को देखने आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में चिनाब रेल ब्रिज के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती इस कदर तैयार की गई है कि यही वजह है कि जो लोग वहां जाकर असली रेल ब्रिज को नहीं देख सकते वे यहां पर इसका दीदार कर रहे हैं। चलिए तो रुक करते हैं और खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 6 प्रस्ताव आए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि 6 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित हैं। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बागेश्वर में खनन को लेकर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत 18 पद बढ़ाए गए। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फाल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को मॉनिटराइज करने के लिए पीपीपी मोड में देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो बैठक में कुल 6 प्रस्ताव आए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 6 प्रस्ताव आए। तो कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 44 पद सृजित हैं। हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार बागेश्वर में खनन को लेकर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत 18 पद बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फाल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को मॉनिटराइज करने के लिए पीपीपी मोड में देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ही आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है बंदरगाह मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के स्रोत की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर का, और खबर आपको बता दें कि भोपाल से है। तो बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। सीएम ने मामले में दुख जताते हुए कहा कि इंदौर के नवविवाहित युगल से जुड़ी घटना से आहत हूं और इससे हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी। इससे आगे के लिए हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी, क्योंकि जब कोई संबंध बनाता है तो परिवार में 2 परिवार जुड़ते हैं। बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और आगे जाकर के बच्चों को ऐसे कदम उठाने से पहले विचार करने की ज़रूरत है। रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह 2 परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। अब आधार वेरिफिकेशन के बिना तत्काल टिकट बुक नहीं होगी, जिसके लिए 1 जुलाई से नियम लागू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब बिना आधार प्रमाणीकरण के यूजर तत्काल ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि टिकट बुकिंग को लेकर ये बड़ा बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जल्द ये नियम लागू होने की बात कही थी। बीते 4 जून को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना शुरू कर देगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में इसके फायदे बताते हुए लिखा कि इस प्रणाली के जरिए रेलवे के वास्तविक उपयोगकर्ता को जरूरत के समय कंफर्म टिकट पाने में मदद मिलेगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक यह सिस्टम शुरू किया जा सकता है। अब रेलवे मंत्रालय ने इसका ऐलान कर दिया है और 1 जुलाई से ये प्रोसेस लागू कर दिया जाएगा। वहीं IRCTC के मुताबिक देश में इसके यूजर की तादाद 13 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से महज 10% यूजर ही आधार वेरीफाइड हैं। ऐसे में तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने नियमों को सख्त बनाते हुए सिर्फ आधार सत्यापित IRCTC अकाउंट को ही ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग करने की अनुमति दी है। 1 जुलाई को ये नियम लागू करने के बाद तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। तो रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि 1 जुलाई से नियम लागू कर दिए गए हैं। तो ये जो नए नियम है वो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब बिना आधार प्रमाणीकरण के यूजर तत्काल ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो टिकट जो है वो आपका कंफर्म नहीं होगा और ना ही बुक होगा। तो मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि टिकट बुकिंग को लेकर ये बड़ा बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि आप 1 जुलाई के दिन टिकट बुक करने का सोचें तो आपको आपका आधार जो है वो वेरीफाई कराना होगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये साफ संकेत दिए थे। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये जानकारी पोस्ट की थी। देश में 13 करोड़ से ज्यादा IRCTC यूजर्स हैं। रेलवे के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को इससे सहूलियत होगी। यानी कि अब जो फर्जी टिकट बुकिंग है वो बंद होगी। बता दें कि अभी तक महज 10% यूजर ही अपना आधार वेरीफाइड कर पाए हैं और 1 जुलाई से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। यानी कि अब जो भी व्यक्ति ऑनलाइन रेल टिकट बुक करेगा उसके लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इससे फर्जी टिकट जो होते हैं उन पर लगाम लगेगी और जेन्युइन उपभोक्ता जिसको वाकई में ट्रेन टिकट की आवश्यकता है सिर्फ वही अपने टिकट बुक कर सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के जामनगर दौरे पर हैं। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े विषय पर काफी काम किया जा सकता है। इस दिशा में हमारा बड़ा अभियान चल रहा है। इसमें गंभीरता से कुछ और निर्णय करने वाला हूं। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ और गिद्ध की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियालों का बसेरा है। राज्य सरकार PM मोदी के मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के जामनगर दौरे पर हैं, जहां दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ वन संपदा और वन्य जीवों से जुड़े विषय पर काफ़ी काम किया जा सकता है और उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारा बड़ा अभियान भी चल रहा है। इसमें गंभीरता से कुछ और निर्णय करने वाला हूँ। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ और गिद्ध की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियालों का बसेरा है। राज्य सरकार PM मोदी के मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण से सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड
तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर ये भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। चीता के लिए भी पालनपुर कूनों के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। कई अधिकारियों को मैंने भेजा है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पर सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दें। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूं। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों को भी आदान प्रदान करें। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में जब काम कर रही है तो हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े मसले पे काफ़ी काम कर सकते हैं। उस दिशा में ये बड़ा अभियान हमारा जो चल रहा है, मैं उसमें गंभीरतापूर्वक और कुछ निर्णय करने वाला हूँ। इस दृष्टि से आज मेरा गुजरात दौरा है, जामनगर का वो स्थान है। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक नई पहल शुरू की है। अब टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में घूम रहे और अपना ठिकाना बना चुके हाथियों की आईडी बनाई जा रही है। आईडी बनाने के बाद टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की संख्या और झुंड की जानकारी सामने आ जाएगी। अभी तक जंगली हाथियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता था। इस पहल से लगातार बांधवगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में घूम रहे जंगली हाथी चिन्हित हो पाएंगे। इतना ही नहीं, आईडी बन जाने के बाद हाथियों के मूवमेंट की जानकारी भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के पास रहेगी। तो मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक नई पहल शुरू की है। अब टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में घूम रहे और अपना ठिकाना बना चुके हाथियों की आईडी बनाई जा रही है। आईडी बनाने के बाद टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की संख्या और झुंड की जानकारी सामने आ जाएगी। अभी तक जंगली हाथियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता था। इस पहल से लगातार बांधवगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में घूम रहे जंगली हाथी चिन्हित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आईडी बन जाने के बाद हाथियों के मूवमेंट की जानकारी भी टाइगर रिजर्व के पास रहेगी। तो हाथियों की सही गणना अब की जा सकेगी। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब जो आईडी है वो हाथियों को लगाई जाएगी। इसके माध्यम से हाथियों के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी, हाथियों का मूवमेंट और इसके साथ ही कितने हाथी हैं, ऐसी तमाम जानकारी जो है वो वन विभाग को आसानी से मिल पाएगी। तो प्रबंधन के पास हाथियों के मूवमेंट की जानकारी भी रहेगी। तो एक नई पहल की शुरुआत की है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने। एक आइडेंटिफिकेशन है, जैसा कि हम टाइगर्स को उसकी स्ट्राइप के आधार पर पहचानते हैं, वैसे ही हाथियों को उनके कान के शेप के आधार पर उनकी पूंछ का जो है वो आकार और वो जिस तरीके से उसमें हेयर है या टूटी हुई है कैसा, उसके टस्क के आधार पर यदि मेल है तो, और उसकी पीठ के शेप के आधार पर, ऐसे अलग अलग कुछ मार्क्स होते हैं जिसके आधार पर हम अलग एक दूसरे को इंडिविजुअल अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये एक हम लोग इसका कैमरा ट्रैप भी लगा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी टीमें जो है मैदान पर हैं और अलग अलग हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 20 हाथियों का अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और उनका अलग अलग डोजियर बनाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री का गहरा लगाव है। छत्तीसगढ़ के वो संगठन प्रभारी भी रहे हैं। पीएम मोदी के 11 साल काफ़ी ऐतिहासिक रहे। आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंचा है। वहीं छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में गरीबों का हक और प्रधानमंत्री आवास छीनने का काम किया। 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास की स्वीकृति मिली। 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि दी जा रही है। किसानों का भी वादा पूरा करते हुए 31 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी हो रही है।
पीएम मोदी के कारण ही हमने 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। इस हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद की हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।